नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अध्ययनरत महाविद्यालयों की छात्राओं से राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धरातल से प्राप्त सुझावों के आधार पर अपनी आगामी योजनाओं को बेहतर बना सकेगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को उनकी इच्छाओं और आशाओं के अनुरूप करियर में आगे बढ़ने के लिए विशेष शिक्षण एवं समुचित कोचिंग की व्यवस्था कराई जाए। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के शुभारंभ समारोह के दौरान स्कूटी प्राप्त करने वाली लाभार्थी छात्राओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने छात्राओं से उनकी पढ़ाई, परिवार की स्थिति, करियर के लक्ष्य पर चर्चा की और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जिला कलेक्टर और कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद एवं पात्र छात्र छात्राओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। संवाद के दौरान छात्राओं ने स्कूटी योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूटी मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि इससे उनको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज और कोचिंग के लिए जाने में सहूलियत होगी। जयपुर का रुख करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अरुण सिंह ने कहा, सरकार ने लूट मचा रखी है, यही चल रहा है। बजरी माफिया से लेकर हर स्तर पर माफिया जो है वो लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। सबको लूटने की छूट दे रखी है सरकार ने, जितना लूट सके लूट लो। आपसी फूट में सरकार चल रही है। अरुण सिंह शनिवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए थे और अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटा सराजी अपने घर वालों को ही नंबर दिलवा रहे हैं। रिटर्न में 50 और इंटरव्यू में 80 नंबर आते हैं। यह सरकार ठग है। यहाँ का युवा यह महसूस कर रहा है। युवा सोच रहे हैं कि गलत डोटा सरा ने हमें ठग लिया। अरुण सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश की सरकार को जनता के बारे में कोई चिंता नहीं। मुख्यमंत्री घर से निकलते नहीं, गहलोत सरकार को बचाने के प्रयास में लगे रहते हैं। गहलोत सरकार को अलग अलग संजीवनी का प्रयास करना पड़ रहा है। पहले 6 जिलों के चुनाव की घोषणा करवाई, फिर यह चुनाव खत्म होने के बाद अगले 6 जिलों के चुनाव की घोषणा करवा लेंगे, आगे और सहारा ले सकेंगे। गहलोत सरकार लगातार सरकार बचाने की संजीवनी लेने का प्रयास कर रहे। गहलोत अब कोविड का बहाना बनाकर मंत्रिमंडल फेरबदल को टाल रहे हैं। अरुण सिंह ने आगे कहा, कांग्रेस के आपस में इतने झगड़े हैं, इनके झगड़े मिटाने के लिए कभी कर्नाटक के प्रदेशाध्यक्ष डीके शिव कुमार यहाँ आ रहे हैं, कभी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा यहाँ कराकर झगड़ा सुलझाती हैं। अब झगड़ा सुलझने वाला नहीं है, अब मतभेद नहीं मनभेद हो चुका है। जो सरकार अपने विधायक की ही नहीं सुन रही है तो जनता की आखिर क्या खाक सुनेगी। राजस्थान में इन दिनों राम को लेकर सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस भाजपा से राम का एकाधिकार छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और हालांकि राम सदियों से सबके श्रद्धेय रहे हैं, मगर सियासत ने उनके नाम पर जमकर वोटों की फसलें काटी हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि भाजपा तो राम के नाम की बदौलत शून्य से शिखर तक पहुंच गई है। उसने राम के नाम को जमकर भुनाया है। राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सियासत में राम की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस राम पर अपना अपना अधिकार जताने में जुटे हुए हैं। इसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने राम पर भाजपा का एकाधिकार बताते हुए बयान दिया है कि बीजेपी है तभी राम का सम्मान है। उपचुनाव से पहले कटारिया के इस बयान पर कांग्रेस ने जबरदस्त आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कटारिया पर भगवान राम के अपमान का आरोप लगाया। अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कांग्रेस नेता राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने घर पर आरती का आयोजन किया और बढ़ चढ़कर राम के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। खचरियावास ने बीजेपी पर राम के नाम पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल राजस्थान में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कटारिया के गृह जिले में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। वल्लभनगर और धारियावाद में कटारिया को राम के नाम पर घेरने का कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर का रुख करेंगे और जहां पर पुलिस के लिए साइबर क्राइम बड़ी चुनौती बन चुका है और पुलिस इसके लिए तैयार है और खुद को अपडेट भी कर रही है, लेकिन साइबर अपराधियों के खिलाफ आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा। डीजी अमल लाठन ने
पीएमडीएस में पत्रकारों से बातचीत में साइबर क्राइम से निपटने के लिए जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि रेंज और जिला स्तर पर साइबर सेल का गठन किया गया। साइबर अपराध के लिए पुलिस थाने खोलने पर भी विचार कर रही है। हर थाने में 2-3 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देकर साइबर एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। इसके बावजूद आम जन का जागरूक होना बेहद जरूरी। लालच के कारण साइबर अपराधी अपने काम को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। डीजी ने उदाहरण देते हुए बताया कि मोबाइल पर फोन आता है कि आपकी लॉटरी लगी हुई है। लोग लालच में गलती कर बैठते हैं और खातों से ऑनलाइन रुपए कटवा लेते हैं। पुलिसकर्मियों को ट्रेंड करने के सवाल पर डीजी ने कहा कि ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। उदयपुर में ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। प्रमोशन को ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए कुछ कोर्स तैयार किए जाएंगे। टॉपिक तैयार कर ऑनलाइन डालेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के गुलाबी शहर में एक शख्स की ब्लूटूथ एयरफोन में ब्लास्ट होने के चलते मौत हो चुकी है। देश में पहले कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां मोबाइल और पावर बैंक में ब्लास्ट होने के चलते किसी न किसी प्रकार का नुकसान हुआ था, लेकिन ब्लूटूथ एयरफोन में विस्फोट का यह मामला माना जा रहा है। आपको बताते चले कि मामला जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर चौमी इलाके के उदयपुरिया गांव का है, जहां पर राकेश नागर अपने घर में मोबाइल फ़ोन पर गाने सुन रहा था। उसने अपने मोबाइल में ब्लूटूथ एयरफोन अटैच कर रखा था और दोनों कानों पर ब्लूटूथ बज रहे थे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले अचानक एयरफोन के दोनों जो बर्ड्स थे धमाके के साथ फट गए और राकेश के दोनों कानों से खून बहने लगा। बताया जा रहा है कि राकेश अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद आनन फानन में उसे परिजनों ने नजदीक के सिद्धिविनायक अस्पताल ले गए, जहां उसकी जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो जयपुर में वाहन चोर अब पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। रोजाना कारों से लेकर आपको बताते चले बाइक चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चोरों ने सीधे पुलिस को ही चैलेंज कर दिया। इस बार वाहन चोर आपको बताते चले विद्याधर नगर थाने के एसएचओ की स्कॉर्पियो गाड़ी को टायर ले भागे हैं और इसके अलावा जवाहर सर्किल में भी चोर घर के अंदर घुस गए थे। जयपुर में एक दिन में 14 बाइक भी चोरी हो गई थी। विद्याधर नगर थाने के एसएचओ वीरेंद्र कुमार ने मानसरोवर थाने में इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ये तिरुपति विहार मान्य आवास में रहते थे और वहां पर ये चोरी की घटना हुई। उन्होंने अपनी लग्जरी कार को घर के बाहर रोजाना की तरह खड़ा किया था। सुबह उन्होंने बाहर आकर अपनी गाड़ी को देखा तो वह दंग रह गए। चोर गाड़ी के ड्राइवर साइड के दोनों टायर लेकर फरार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। बीकानेर जहां देश के बड़े शहरों से एयर कनेक्टिविटी की उम्मीद लगाए हुए है, वहीं सरकार के लिए एयरपोर्ट और यहां सेवाएं संचालित करना घाटे का सौदा है। नगरीय विमान राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया है कि 75% एयरपोर्ट घाटे में है। इनमें राजस्थान के सभी सिविल एयरपोर्ट शामिल हैं। बीकानेर एयरपोर्ट बीते 3 सालों में लगभग 19 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे में है। बीते साल प्रदेश में सबसे ज्यादा 50.67 करोड़ घाटे के एयरपोर्ट जयपुर का रहा था। राजस्थान के संचालित और गैर संचालित सभी एयरपोर्ट नुकसान में होने के साथ ही देश में ऐसे एयरपोर्ट को घाटे से उबारने के लिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परामर्श की बात की गई। मंत्री के इस जवाब पर आपको बताते चले उन्होंने कहा, भास्कर ने कहा, जब बीकानेर में एयर सर्विसेज की संभावनाएं और ज़रूरतों पर पड़ताल की गई तो सामने आया कि हमें लंबी दूरी की बड़ी फ्लाइट की तो ज़रूरत है। साथ ही वर्तमान में दिल्ली के लिए चल रही फ्लाइट को भी नियमित करके समय में बदलाव किया जाए तो एयर ट्रैफिक लोड से 2-3 गुना बढ़ सकता है। सामने आया है कि कोविड पैंडेमिक से पहले हर महीने बीकानेर के 4,500 लोग दिल्ली से कलकत्ता, गुवाहाटी, सूरत, अहमदाबाद और गुवाहाटी आज शहरों के लिए यात्रा करते थे। इनमें से अधिकांश अब भी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं होने से ट्रेन के सेकंड या फर्स्ट श्रेणी को चुनते हैं।
जयपुर पुलिस ने गुरुवार देर रात एटीएम उखाड़ने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रात को कैबिन के अंदर प्लास और पेचकस से एटीएम को उखाड़ रहे थे। पुलिस पूछताछ में पता लगा है कि उन पर काफी कर्ज था, इसलिए एटीएम को उखाड़ने का प्लान बनाया गया था। इतना ही नहीं, आपको बताते चले, पहले दोनों ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर एटीएम उखाड़ना सीखा, उसके बाद एटीएम उखाड़ने वहां पहुंच गए, लेकिन पुलिस गश्त के कारण उनके इरादे नाकाम हो गए। डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया ने बताया है कि खोना गोरियन एटीएम तोड़ने के प्रयास करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों रामगंज इलाके में काफी दिनों से रह रहे थे। उन्होंने बताया कि ये दोनों गोनेर रोड पर पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे। रात को एएसआई झंडू राम कांस्टेबल हरि नारायण के साथ गश्त करते हुए वहां से गुजरे। पुलिस को दोनों एटीएम के अंदर दिखाई दिए, तभी पुलिस टीम ने दोनों को पकड़ लिया। इनके पास से प्लास, पेचकस और अन्य औजार भी मिले हैं। तो बीकानेर में रोडवेज कर्मियों ने जून और जुलाई की सैलरी और पेंशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार दोपहर बस स्टैंड पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को जमकर कोसा। कर्मचारी बोले कि सैलरी और पेंशन का सिस्टम कई महीनों से लड़खड़ा गया है। मजबूरन कर्मचारियों को अब आंदोलन के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम घोषित करना पड़ा। संयुक्त मोर्चे के गिरधारी लाल रिटायर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह, एटेक यूनियन के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोदरा और सीटू यूनियन अध्यक्ष मोहर सिंह ने बताया कि 5 साल से रिटायरमेंट का भुगतान नहीं मिला है। कर्मचारियों की ओर से जताई जा रही नाराजगी व आंदोलन को नजरअंदाज किया जा रहा। इंटेक यूनियन के भूराराम ने रोडवेज सरकारी उपक्रम होने के बावजूद कर्मचारियों को आज तक 7वां वेतनमान नहीं देने पर निराशा जताई। वार्ता नहीं होने तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा और 27 अक्टूबर को वो चक्का जाम भी करेंगे। चलिए, बीकानेर के बाद जयपुर का रुख करते हैं। श्रावण मास में प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद अब मानसूनी गतिविधियां अगले सप्ताह से कम होने लगेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 सप्ताह झमाझम बारिश की संभावना बेहद कम। 20 अगस्त से प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय होने के आसार हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान झालावाड़ 12 जिलों में कहीं कहीं पर अति भारी बरसात होने और कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना। हालांकि भाद्रपद मास से भी मेघ मेहरबान होंगे। इससे पहले बीच बीच में हल्की बारिश हो सकती है। बीते 10 दिनों में हुई बारिश से अधिकांश हिस्सों में बारिश के बाद प्रदेश की तस्वीर बदली है। टोंक, बारा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा सहित अन्य जगहों पर बाढ़ के हालात हैं और काफी नुकसान हुआ। बीते दिन राजधानी जयपुर में शुक्रवार रात को हल्की बारिश विभिन्न जगहों पर दर्ज की गई। यह सिलसिला शनिवार सुबह तक जारी रहा। सुबह का पारा 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंकड़ों के मुताबिक सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा 108%, बारा में सामान्य से 102%, बूंदी में औसत से 95% और कोटा में औसत से 84% बारिश दर्ज की गई। इस समय अवधि में हुई बारिश ने सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया है, लेकिन अभी भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश का सबको इंतजार। तो आपको बताते चलें कि मारो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल आर्या न्यूज़।